नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, ओबीजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है मैंने पहले ही आपको करा दिए हैं। आज मैं ओबीजी के आगे के जो प्रश्न हैं उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा। और साथ ही में दोस्तों आपको सभी को बता दूँ, आरआरबी के लिए हमारी तरफ से आप सभी को प्रोवाइड कराई जा रही है आरआरबी की पॉइंट बुकलेट और साथ में आरआरबी के ओल्ड प्रीवियस पेपर्स, जो कि मात्र आपको 250 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप मैसेज करिएगा तो ये चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको लिया भी है। चलिए दोस्तों, बात करें हम यूट्रस के बारे में। आज यूट्रस जो है एक प्रकार का होलो पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि पेल्विस और ब्लेडर के बीच में कनेक्टेड रहता है। क्या रहता है? पेल्विस और ब्लेडर के बीच में स्थित रहता है। ठीक है। इन फ्रंट एंड रेक्टम बिहाइंड, मतलब कि जहाँ पर फ्रंट में तो आपका ब्लैडर रहेगा और पीछे जो है बिहाइंड की तरफ जो है रेक्टम मौजूद होगा। इन सब के बीच में जो है आपका जो है यूट्रस प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और यूट्रस के बाय एंगल की बात की जाए तो एंटीवर्जन एंटीफ्लेक्शन जो है ये जो है यूट्रस का प्रेजेंटेशन रहता है। साथ में बात करें पोजीशन का तो एंटी वर्टेक्स और एंटी वर्जन जो है इसका प्रेजेंटेशन रहेगा। 90 डिग्री पे आपका एंटी वर्जन रहेगा और 120 डिग्री पर एंटी फ्लेक्शन जो है यूट्रस का जो है रहता है स्थिति, यानी कि पोजीशन। नेक्स्ट बात करें मेजरमेंट की। यूट्रस जो है 8 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है, 5 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई होती है और 1.25 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। वजन की बात कर ली जाए तो कि नॉन प्रेग्नेंट महिला में जो वजन रहेगा 5 से 80 ग्राम और एवरेज की बात करें तो 60 ग्राम वजन रहता है। लेकिन अगर महिला जो प्रेग्नेंट है तो उसका वेट जो है 900 ग्राम तक पहुंच जाता है यूट्रस का। लेंथ की बात की जाए तो नॉर्मल लेंथ की बात की जाए तो 6 से 7 लगभग 7 के लगभग मैक्सिमम जो है यूट्राइन कैविटी का जो है लेंथ जा सकता है। अब बात करते हैं यूट्रस के पार्ट्स की। सबसे पहला पार्ट आपका होता है बॉडी ऑफ कॉर्पस, सेकंड पार्ट होता है आपका स्थमस और थर्ड पार्ट होता है सिर्विक्स। 3 पार्ट आपके रहते हैं। ब्रेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम 2 to 6 रिब्स। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट के बारे में। ब्रेस्ट जो है ये 2 सेकंड और 6 रिब के वहाँ से एक्सटेंड होता है। वेट की बात करें तो 200 से लेकर 300 ग्राम एवरेज ब्रेस्ट का वेट रहेगा। और नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं हम, ये लैक्टेटिंग ब्रेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी महिलाएं जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है, जब प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन लैक्टेटिंग मतलब कि दूध नहीं पिला रही है बच्चों को, उनके वेट की बात की जाए तो 200 से 300 ग्राम आपका वेट रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं प्यूबर्टी इज द टाइम इन द लाइफ व्हेन ए बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। It is a process that usually happens between age 10 to 12, 14 of girls and age 12 to 16 for boys. प्यूबर्टी एक ऐसी अवस्था है जीवन की जिसके अंदर बॉय और गर्ल, लड़का और लड़की दोनों ही जो होती है सेक्सुअल मैच्योर हो जाते हैं। और इस प्रोसेस के अनुसार जो है जो एज बात की जा रही है तो महिलाओं के अंदर, गर्ल्स के अंदर तो 10 से 14 साल के भीतर में प्यूबर्टी आ जाती है। और बात की जाए 12 से 16 उम्र के बीच में जो है आपका लगभग प्यूबर्टी मेल्स के अंदर देखने को मिलती है। अब बात करें गर्ल्स प्यूबर्टल चेंजेस टिपिकली अकर इन द ऑर्डर ऑफ। गर्ल्स के अंदर जो प्यूबर्टी देखने को मिलेगी, सबसे पहले आपका थिलार की देखने को मिलेगा। ठीक है। सेकंड आपके एडिनार की देखने को मिलेगा। थर्ड आपका मीनार की देखने को मिलता है। यानी कि बात करें थिलार की मतलब ब्रेस्ट बर्ड्स का निर्माण हो जाना। ठीक है। सेकंड पे आपके होगा जेनिटल ट्रैक्ट और जिला हेयर्स का निर्माण हो जाना। फिर मीनार की जो है आपका क्या होता है, मीनार की के अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है देखने को मिलती है गर्ल्स चाइल्ड के अंदर, उसको मीनार की कहा जाता है। और लास्ट स्टेज जो होती है वो आपकी होती है मेनोपॉज, जिसके अंदर सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना, उसको मीनार की कहा जाता है। अब बात करते हैं अगर मेल्स यानी कि पुरुषों के अंदर अगर प्यूबर्टी स्टेज आती है, सबसे पहले उनके टेस्टिस का एनलार्जमेंट होता है। उसके बाद में जो है आपका प्यूबिक हेयर ग्रोथ होता है। और पहला साइन की बात की जाए तो प्यूबर्टी का मेल्स के अंदर टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, टेस्टिकल जो है इनलार्ज देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हेयर ग्रोथ होगी। ठीक है। और बात करें हम इसके अंदर 10 से 14
ईयर के अंदर जो है आपका ये प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है। नेक्स्ट बात करें, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो जो होता है वो मे बी 1 से 9 दिन तक चल सकता है, लेकिन एवरेज बात की जाए तो 4 से 5 दिन तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो रहता है। अमाउंट ऑफ फ्लो की बात की जाए तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में अमाउंट की बात की जाए तो 20 से लेकर 80 ml तक जो है आपका अमाउंट रहेगा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग का, लेकिन एवरेज बात की जाए तो 35 ml ब्लड जो है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है होता है। नेक्स्ट बात करें, वुमेन गेट 13 मेंसेस। एक साल में महिलाओं के 13 मेंसेस आते हैं, क्योंकि 28 दिन के भीतर में एक बार मेंसेस देखने को मिलते हैं। और टोटल बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर, पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर बात की जाए तो 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आती है आपकी पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में महिलाओं को। नेक्स्ट बात करें, फर्टिलाइजेशन जो है एम्पुला पार्ट में यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर होता है। अगर मैंने आप सभी को बताया था पिछली क्लासेस में, जो है आपकी फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट होता है, जो सबसे बड़ा पार्ट और सबसे चौड़ा पार्ट रहता है, वहाँ पर जो है जो यूट्राइन ट्यूब्स जो होती है, मतलब एम्पुला जो यूट्राइन ट्यूब की एक हिस्सा है, वहाँ पर जाकर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि ओवम और स्पर्म का मिलन वहाँ पर जाकर होने वाला है। नेक्स्ट बात की जाए, फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पैन ऑफ ओवसाइट रेंज टू 12 से 24 घंटे, यानी कि आपकी जो एम्पुला पार्ट पर जो एग है, ओवम है, वो जो है 12 से 24 घंटे तक रहता है। अगर वहाँ पर जाकर या फिर वहाँ पर जाकर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाहर आ जाता है। लेकिन बात की जाए स्पर्म की, तो स्पर्म की जो लाइफ रहती है वो 48 से 72 घंटे रहती है। अगर 48 से 72 घंटे तक स्पर्म का मिलन ओवम से नहीं होता है तो स्पर्म नष्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होता है। बात करें, सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ सेक्स क्रोमोसोम सप्लाई बाय द स्पर्मेटोजोन। जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, उसका सेक्स का कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम के पैटर्न जो सप्लाई हो रहे हैं स्पर्मेटोजोन के द्वारा, उसका पैटर्न को पता लगाकर आप सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बात की जाए 12 से विद इन 12 घंटे ऑफ ओवुलेशन एंड विद इन 2 to 3 डेज ऑफ इंसेमिनेशन, मतलब कि 12 घंटे के ओवुलेशन के 12 घंटे के भीतर और ओवुलेशन के 2 से 3 डे के इंसेमिनेशन जो होता है प्रोसेस, उसके 2 से 3 दिन के अंदर जो है आप पता लगा सकते हैं, ये पता होना चाहिए। ईच रिप्रोडक्टिव सेल्स कैरीज 23 क्रोमोसोम। हर रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है 23 क्रोमोसोम्स जो है रखती है। मैंने आपको बताया था 23 क्रोमोसोम जो है हर एक रिप्रोडक्टिव सेल जो है कैरी करती है। स्पर्म की बात की जाए तो स्पर्म जो है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स दोनों रखते हैं, और ओवम की बात की जाए तो XX क्रोमोसोम यानी कि XX क्रोमोसोम्स रखते हैं। स्पर्म के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों ही मौजूद होते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ द चाइल्ड। अब बात करते हैं दोस्तों, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्मेटोगोनिया डेवलप इनटू द मैच्योर स्पर्मेटोजोन इज अबाउट 61 डेज। जो समय लगता है स्पर्मेटोगोनियम के डेवलप होने का एक मैच्योर स्पर्मेटोजोन में चेंज होने में, वो 61 दिन लगता है। यानी 61 दिन के अंदर जो है एक प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम जो है डेवलप होकर जो है मैच्योर स्पर्मेटोजोन में चेंज हो जाता है 61 दिन के अंदर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जाइगोट इम्प्लांटेशन कंप्लीट ऑन 10 to 11 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो जाइगोट होता है उसका इम्प्लांटेशन कंप्लीट कब हो जाता है? 10 से 11वें दिन फर्टिलाइजेशन के बाद में है जो जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाता है। कहाँ पर होता है इम्प्लांट जाइगोट? वहाँ पे होगा, कहाँ पे? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूट्रस जो है वहाँ पर जाकर इम्प्लांटेशन जो है जाइगोट का हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो फर्टिलाइजेशन जो डे के 15 फॉर्म ऑफ LMP, मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 15वें दिन जो होता है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं 30 आवर्स में क्या देखने को मिलेगा? सेकंड सेल स्टेज हो जाएगी, ब्लास्टोमेयर बन जाएगा, और 40 से 50 घंटे के भीतर 2 सेल स्टेज जो है चेंज होकर 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद में 72 घंटे के अंदर 8 सेल स्टेज में चेंज हो जाता है। उसके बाद 96 आवर्स के अंदर 16 सेल स्टेज यानी कि मोरोला का निर्माण हो जाता है, और मोरोला जो है 3 दिन के अंदर जो है आपके यूट्राइन ट्यूब के अंदर चला जाता है। और 4th डे की बात की जाए तो मोरोला जो है यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर हो जाता है थ्रू ए नैरो यूट्राइन ओस्टियम। जो नैरो यूट्राइन ओस्टियम है उसके अनुसार जो है उसके थ्रू जो है अब मोरोला जो है आपका यूट्राइन कैविटी के अंदर जो है प्रवेश कर जाता है, जिसको 64 सेल स्टेज भी कहा जाता है।
अब बात करते हैं सेंटर सेल्स ऑफ मोरुला इज नॉन एज द इनर सेल मास which form embryo. Proper and peripheral cells are called outer cell mass which form protective and nutritive membrane. जो सेंटर होता है मोरुला का दोस्तों, उसको इनर सेल मास के नाम से जाना जाता है, और जिसके अंदर जो है ये क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रियो का फॉर्म करता है, और प्रॉपर पेरिफेरल सेल जो होती है एम्ब्रियो की उसका निर्माण करता है, और इसको कहा जाता है आउटर सेल मास, जो कि एक प्रकार से प्रोटेक्टिव और न्यूट्रिटिव मेम्ब्रेन होती है, जो कि बाहर मौजूद रहती है, कवरिंग करती है एम्ब्रियो की। फिफ्थ डे क्या होता है दोस्तों? फिफ्थ डे जो है आपका ब्लास्टोसिस का निर्माण होता है, जिसको 64 सेल स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। और 4 से 5वें दिन जो है जोना पेलिसुडा डिसिपेयर हो जाती है, और 5 से 6ठे दिन जो है ब्लास्टोसिस जो है अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियल सरफेस से, और 6ठे से 7वें दिन जो है आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं साइटो और साइटोट्रोपिक ब्लास्टिक लेयर्स को, और 10वें दिन जो है आपको HCG सिंथेसिस होने लग जाता है, मतलब HCG का सिंथेसिस जो है 10वें दिन चालू हो जाएगा, और 13वें दिन जो है आपका प्राइमरी वेलाई चेंज हो जाएगी, और 16th डे आपके अंदर सेकेंडरी वेलाई का फॉर्मेशन हो जाएगा, और 21वें दिन टर्सरी वेलाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको याद करनी होगी दोस्तों, इसमें रटने जैसा पड़ेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। 22 डे होता है जो फीटल की हार्ट बीट जो है वो फीटल हार्ट का निर्माण हो जाता है, यानी कि फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो है 22वें दिन 21 से 22वें दिन जो है चालू हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, प्रश्न पूछा जाता है। 10वें से 11वें दिन जो है इम्प्लांटेशन अकर होता है एंडोमेट्रियम के एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द फंडस, एंड 6 डे ये करता है रेस्पॉन्स करता है 20 डे रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। अब बात करते हैं इम्प्लांटेशन जब भी होता है, ठीक है, जब भी आपका ओवम का इम्प्लांटेशन होगा ना यूट्रस के अंदर, तो आपको क्या है थोड़ी सी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जिसको क्या कहा जाता है, हार्टमान साइन कहा जाता है। हार्टमान सॉल्यूशन किसको कहा जाता है दोस्तों? RL को हार्टमान सॉल्यूशन कहा जाता है। हार्टमान साइन किसको कहा जाता है? हार्टमान साइन मतलब कि जब भी आपका जो ओवम है फैलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होगा, तब थोड़ी सी ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है महिलाओं को, जिसको कहते हैं दोस्तों हार्टमान साइन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनर सेल मास की। इनर सेल मास जो है इसके अंदर एक्टोडर्म होता है। एक्टोडर्म जो होती है एक प्रकार से सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मिलकर बनी होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और पेरिनेल साइनस और जो कॉफिन ऑर्गन्स, क्रोमेफिन ऑर्गन्स जो होते हैं, रूफ ऑफ द माउथ होता है, वो एक्टोडर्म से बना हुआ होता है। मीजोडर्म लेयर जो होती है इससे क्या क्या बना होता है? फीटल का बोन बनी होती है, कार्टिलेज बनी होती है, मसल्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, किडनी, गोनाड्स और सुप्रारिनल स्प्लीन, मोस्ट सुप्रारिनल ग्लैंड मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड, और स्प्लीन, मोस्ट जेनाइटल ट्रैक्ट, मीजोएपिथेलियल लाइनिंग्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर पेरिफेरल पेरिटोनियल कैविटी। ये सभी ये चीज़ें होती है, निर्माण कैसे होती है? मीजोडर्म के द्वारा होती है। अब बात करें दोस्तों एंडोडर्मल लेयर की। एंडोडर्म लेयर से जो क्या होती है आपकी एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ऑल ऑर्गन्स, जैसे कि प्लेसेंटा टर्म पर निर्माण होता है, सर्कुलर डिस्क का निर्माण होता है। अब बात करते हैं डायमीटर की। तो डायमीटर की बात की जाए, प्लेसेंटा अगर टर्म में होती है, टर्म कंडीशन में प्लेसेंटा है, तो पहली बात तो जो प्लेसेंटा होती है वो सर्कुलर डिस्क आकार की रहती है। डायमीटर की बात की जाए तो 15 से 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर रहता है एक टर्म पर। थिकनेस की बात की जाए तो सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर की जो थिकनेस होती है इसकी। वेट की बात की जाए तो एक प्लेसेंटा जो है 500 ग्राम तक रहती है, यानी कि आधे किलो तक रहती है। और फीटस और प्लेसेंटा का जो रेशियो माना जाता है वो माना जाता है 6:1, क्योंकि फीटस जो है 2,500 ग्राम का, यानी कि 2.5 किलो का होगा, और प्लेसेंटा जो है 500 ग्राम की होगी। तो 6:1 जो है ये फीटो प्लेसेंटल जो है रेशियो माना जाता है, जो कि एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं यूट्राइन वायल के अंदर जो प्लेसेंटा है वो 30% जो है जगह जो है घेर के रखती है, ऑक्यूपाई करके रखती है। इसके अंदर 2 सरफेस पाई जाती है, एक तो मैटरनल सरफेस होती है जो कि माँ से कनेक्टेड रहती है, एक फीटल सरफेस जो होती है जो फीटल से कनेक्टेड रहती है, जिसको एमनियन और कोरियन कहा जाता है। अब बात करते हैं मैटरनल प्लेसेंटल सर्कुलेशन की। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इंटरविलस स्पेस पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि इंटरविलस स्पेस के द्वारा जो है आपका मैटरनल सर्कुलेशन होता है, मैटरनल और फीटल सर्कुलेशन होता है। माँ से फीटस को क्या जाता है, ब्लड सर्कुलेशन जाता है। मैटरनल ब्लड फ्लो की बात की जाए तो इंटरविलस स्पेस से जो है
लगभग 500 से 600 ml प्रति मिनट जो है बच्चे को जो है मैटरनल फ्लो जो है इंट्रावेलर स्पेस के थ्रू जो है बच्चे के अंदर जाएगा। ठीक है। मैच्योर प्लेसेंटा की बात की जाए तो मैच्योर प्लेसेंटा जो 500 ml जो है आपका रहती है, इसके अंदर वॉल्यूम जो रहता है 500 ml, ये मैच्योर प्लेसेंटा के अंदर वॉल्यूम रहता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चलो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लिए वीडियो जो है लगातार तौर पर हमारी तरफ से लाई जा रही है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। काफ़ी सारा प्यार आप सभी से मिल रहा है इन वीडियोस को, तो ऐसे ही प्यार बना के रखिएगा। ब्लड की बात की जाए तो इंटरवेलस स्पेस के अंदर 500 ml ब्लड होता है, जिसमें से 350 ml जो है आपका ऑक्यूपाई करता है विलाई सिस्टम। ठीक है। दिस ब्लड इज रिप्लेस 3 to 4 टाइम्स इन ए मिनट। ये ब्लड है वो रिप्लेस कर दिया जाता है 3 से 4 मिनट के अंदर, वापस से न्यू ब्लड जो है वो रिप्लेस आ जाता है प्लस होके। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने मिनट के अंदर जो है ये ब्लड जो है इंटरवेलस स्पेस का ये रिप्लेस किया जाता है। तो 3 से 4 मिनट के अंदर जो है ये ब्लड रिप्लेस किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ब्लड प्रेशर इज इंटरवेलस स्पेस बिकम 3 to 50 mmHg। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब भी होगा, यानी कि जब आपकी महिला का यूट्राइस कॉन्ट्रैक्शन करता है, तब जो ब्लड प्रेशर होता है इंटरवेलस स्पेस के अंदर वो 30 से 50 mmHg हो जाता है। ठीक है। और जब भी यूट्रस रिलैक्स करता है तो रिलैक्स करने पर ब्लड प्रेशर क्या है 10 से 15 mmHg हो जाता है। अब बात की जाए टर्म के दौरान अप्रॉक्सीमेटली 120 से लेकर 200 स्पायरल आर्टरी जो है टेक्स एंट्री इंटरवेलस स्पेस। टर्म जब पूरा निर्माण हो जाएगा प्लेसेंटा का, तब क्या होगा 120 से लेकर 200 स्पायरल आर्टरी जो है वो इंटरवेलस स्पेस के अंदर जाती है, और साथ में बेसल प्लेट के माध्यम से, और जो ब्लड ड्रेन करती है किसके द्वारा, ड्रेन करना मतलब कि बाहर निकालना। ठीक है। वो स्पायरल आर्टरी अंदर जाएगी और ड्रेन करेगी यूट्राइन आर्टरी के द्वारा, जो इंटरवेलस स्पेस के अंदर जो ब्लड है उसको ड्रेन कर देती है यूट्राइन आर्टरी के द्वारा। प्रेगनेंसी के अंदर बात की जाए तो HCG हार्मोन जो भी है डिटेक्ट करता है 8 से 9 दिन पे, मतलब कि HCG हार्मोन अगर 8 से 9 दिन में पाए जा रहा है आपको, तो इससे मतलब जो है प्रेगनेंसी हो चुकी है। मैक्सिमम बात की जाए तो 60 से लेकर 70वें दिन जो है इसका ज़्यादा रहता है। ठीक है। लेवल इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा, आप सभी से ध्यान में रखिएगा। एमनियोटिक फ्लूइड की बात की जाए तो 98 से 99% वाटर जो इसके अंदर मौजूद रहता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, और 1 से 2% सॉलिड मौजूद रहता है। बात की जाए 600 से 800 ml प्रेगनेंसी के दौरान जो है आपका एवरेज जो है एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद रहेगा, और फीटल डेली यूरिन आउटपुट करता है लगभग 400 से 1200 ml, मतलब कि फीटल यूरिन से सबसे ज़्यादा पार्ट रहता है एमनियोटिक फ्लूइड का, जिसके अंदर फीटल जो है डेली जो है यूरिन आउटपुट करता है, यानी कि यूरिन को बाहर निकलता है लगभग 400 से 1200 ml। अब बात करें 400 से 700 ml जो है आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है, लिक्विड है, वो लगभग बच्चा स्वलो कर लेता है, फीटस स्वलो कर लेता है। और अब बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के कितने ml कितने वीक पर होता है, तो 12 वीक्स पर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 50 ml होता है, और 20वें वीक पे 400 ml हो जाता है। 36 से 38वें वीक पर जो है लगभग 1000 ml जो है एमनियोटिक फ्लूइड का रहता है। और टर्म पर कितना रहता है दोस्तों, 600 से 800 ml जो है टर्म पर इसका ml रहेगा। पोस्ट टर्म है अगर, तो पोस्ट टर्म पे घट के ये और कम हो जाता है, जिसको 200 ml कहा जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड की बात की जाए तो ये एल्कलाइन नेचर का होता है, और इसकी स्पेसिफिक रेट की बात की जाए तो बहुत ही कम रहती है 1.010, और अर्ली प्रेगनेंसी पे जो है ये कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं होता है इसका। लेकिन जब टर्म पे आता है तो इसका कलर जो है येलो स्ट्रो कलर का हो जाता है, पेल स्ट्रो कलर का लगभग हो जाएगा कलर। एमनियोटिक फ्लूइड जो है हाईली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहता है, और ऑस्मोलिटी की बात की जाए तो ये इसका 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है इसका ऑस्मोलिटी रहता है। ठीक है। साथ में बात की जाए म्यूकोनियम स्टेंट, अगर आपके एमनियोटिक फ्लूइड जो है ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि फीटल जो है डिस्ट्रेस कंडीशन हो चुकी है, यानी कि फीटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई है, और फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन के अंदर जो है आपका म्यूकोनियम जो है ग्रीन कलर, म्यूकोनियम स्टेंट मतलब कि म्यूकोनियम जो होता है, क्या होता है, जब भी बेबी है पहले बार जन्म लेगा तो उसके जो फर्स्ट जो स्टूल होता है उसको म्यूकोनियम कहा जाता है। तो अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो आपका ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है तो मतलब कि बच्चे ने म्यूकोनियम स्टेंट मौजूद है उसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट,
गोल्डन कलर का अगर रहता है तो गोल्डन कलर का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी वाली समस्या है, यानी कि हीमोलाइसिस की कंडीशन हो गई है, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जो है गोल्डन कलर का हो जाता है। ग्रीनिश येलो कलर का अगर आपको एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिल रहा है तो वो पोस्ट मैच्योरिटी को, या फिर सैफ्रॉन कलर जो है ये पोस्ट मैच्योरिटी को क्या करता है, निर्धारित करता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कलर डार्क कलर का होता है तो वो हेमरेज वाली कंडीशन को शो करता है। साथ में डार्क ब्राउन या तंबाकू जूस की तरह आ रहा है तो इंट्रा यूटेराइन डेथ को वो शो करेगा। जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है, बच्चों को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है और फीटल के मूवमेंट्स को अलाउ करने का कार्य भी करता है और एक प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, क्वेश्चनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराता है आपके बच्चे को एमनियोटिक फ्लूइड। ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है फीटस के। और नॉर्मल AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की बात की जाए तो 5 से 25 सेंटीमीटर जो है नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स रहने वाला है। और बात की जाए फीटल रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा अक्रॉस द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन कार्य करते हैं। और ऑक्सीजन जो है फीटल सर्कुलेशन के द्वारा जो बात की जाए तो 8 ml प्रति kg प्रति मिनट के द्वारा मैटरनल साइनस से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज किया जाता है और ये अचीव किया जाता है कोर्ड फ्लो के माध्यम से, मतलब कि अम्बिलिकल कोर्ड के माध्यम से जो है आपको जो है बच्चे को ब्लड सप्लाई होती है। और 165 से लेकर 330 ml प्रति मिनट जो है प्लेसेंटा जो है पल्मोनरी एक्शंस के द्वारा ब्लड फ्लो देता है, जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब ये आज क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर मुलाकात होगी नई क्लास के साथ में जिसमें हम अम्बिलिकल कॉर्ड को जानेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, ठीक है, किस प्रकार से बच्चों को ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है अम्बिलिकल कॉर्ड का, सभी हम बात करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारी मेहनत को सलाम ज़रूर कीजिएगा। और साथ में आप सभी के लिए कीपॉइंट बुकलेट तैयार हो गई है। अगर जिन को कीपॉइंट बुकलेट चाहिए तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, मौके पर जाकर आपको RRB ओल्ड की पेपर जो है ऑल पेपर जो है मात्र 99 रुपीज़ में मिल रहे हैं। और अगर आपको सिर्फ कीपॉइंट बुकलेट चाहिए तो 150 रुपीज़ में आपको की पॉइंट प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।